दंड के रूप में एक किस मिलेगा। दाहुयन झटके से जाग गई और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगी। ये क्या हरकत कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। मेरा भी वही कहना है, लोग देख रहे हैं। अगर एक बार और झपकी ली ना तुमने तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करोगे तुम? अगर तुमने आंखें बंद की तो मैं तुम्हें किस करूंगा। खबरदार जो हाथ लगाया। खबरदार जो झपकी ली। कॉन्सर्ट के बाद ताहा का परिवार वहां से गुजरा और जानबूझकर जेएन को उत्तेजित किया। वो मुस्कुराया और उनका अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। शाम को खत्म करने के लिए वो एक कैफे गए। अपनी कॉफी का आनंद लेते समय जेएन ने अचानक साथ सोने का जिक्र किया, जिससे दाहुयन के गले में उसकी ड्रिंक फंस गई। तभी उसकी माँ का फोन आया, जो बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। जेएन ने तेजी से फोन पकड़ लिया और खुद को दाहुयन का वर्तमान बॉयफ्रेंड बताते हुए जल्द ही उनके परिवार से मिलने का वादा किया। इस खबर ने दाहुयन की माँ को रोमांचित कर दिया। इसी बीच ताहा को उसके पिता द्वारा जेएन के साथ देखी गई महिला की जांच करने का काम सौंपा गया। हालांकि जेएन एक अलग सवाल में उलझा हुआ था, घर पर दाहुयन का निकनेम चिकन क्यों था। उसे ये मज़ेदार लगा और वो पूछने से खुद को नहीं रोक सका। वे दुनिया से बेखबर बातें करते रहे। बाहर भारी बारिश होने लगी और जेएन ने उसे अपनी कार तक ले जाते समय अपने हाथ से ढाल बनाई। उसके घर पहुंचकर दाहुयन ने खुशी खुशी जेएन को वो कीचेन दिया जो उसने उसके पैसों से खरीदा था। उसने उसे विदा किया और अंदर जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसे डर के साथ एहसास हुआ कि उसने गलती से उसे अपने घर की चाबी वाला कीचेन दे दिया है। घबराकर वो उसे खोजने वापस बाहर भागी और पाया कि जेएन अभी भी इंतजार कर रहा था। उसने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए चाबी को उसकी पहुंच से ऊपर पकड़कर उसे चिढ़ाया। इस अप्रत्याशित घटना ने उन्हें करीब ला दिया। अचानक जेएन नीचे झुका और उसने दाहुयन को धीरे से किस किया। स्तब्ध और घबराई हुई दाहुयन ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने उसे घूर कर देखा और एक जोरदार लात जमाई। इतने से संतुष्ट ना होकर उसने एक और लात मारी। जेएन गाड़ी चलाकर घर गया और मन ही मन इस दृश्य को दोहराता रहा। वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। दाहुयन भी उतनी ही उलझी हुई थी। अपनी उलझन के बावजूद उसे स्थिति में अजीब तरह से मजा आ रहा था। वो एक बैड बॉय था, लेकिन पूरी तरह बुरा नहीं था। इसी बीच देर रात तक काम कर रहे मिस्टर पार्क को जेएन का फोन आया, जिसमें उसने उसे ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान जेएन की लगातार हंसी और हल्के फुल्के व्यवहार ने मिस्टर पार्क को एहसास कराया कि उनके दोस्त के व्यवहार और भावनाओं में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अगली सुबह अपनी वर्कआउट के बाद जेएन ने अपना फोन चलाया और अपनी डेट की खबर ऑनलाइन ट्रेंड करते देखी। चिढ़ने के बजाय वो संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। उसके दादा ने भी खबर देखी और सोचा कि उनका पोता जल्द ही घर बसा लेगा। जेएन की माँ भी इस खबर को नज़रअंदाज नहीं कर सकी और तुरंत विवरण के लिए उसे फोन किया। इसी समय सुंदर अभिनेत्री सुजैंग, जिसके साथ पहले जेएन के डेटिंग की अफवाहें थीं, ने भी उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया। हालांकि उसने तुरंत अफवाहों का निराकरण किया, लेकिन दाहुयन द्वारा दिए गए कीचेन को देखकर वो मुस्कुराया। कंपनी में जेएन के कर्मचारी अपने बॉस की गर्लफ्रेंड होने के बारे में गपशप मार रहे थे। मैनेजर हान ने बेरुखी दिखाई, लेकिन जेएन ने अपना सामान्य बेपरवाह अंदाज बनाए रखा। एक बुक कैफे में दाहुयन को ऑनलाइन जेएन के बारे में जानकारी मिली। वो प्रसिद्ध अभिनेत्रियों और मॉडल्स के साथ उसके पिछले संबंधों के बारे में जानकर हैरान रह गई। उसकी प्लेबॉय इमेज से नाराज होकर वो अपने आइडल जीसू के आने से रुक गई, जो फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। जीसू ने दाहुयन का धन्यवाद किया, क्योंकि उसके वकील मिस्टर पार्क की वजह से वो अपने दमनकारी अनुबंध से बच गया था। फिर वे साथ पढ़ने बैठ गए। मीटिंग के बाद जेएन ने अपना फोन चेक किया। मिस्ड कॉल देखकर उसने तुरंत वापस फोन किया और दाहुयन को कॉफी के लिए आमंत्रित किया।
बातचीत के दौरान उसने उसे उचित शिष्टाचार और बुनियादी सामाजिक कौशल पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। जब वो ध्यान से सुन रहा था तो उसके दादा का फोन आया, लेकिन उसने उसकी बातें सुनने के लिए फोन को तुरंत साइलेंट कर दिया। उसने ऑनलाइन फैल रही डेटिंग की अफवाहों के बारे में पूछा। जेएन हंसा, आंख मारी और कहा कि वो जिम्मेदारी लेगा लेकिन उससे शादी नहीं करेगा। इस लापरवाह टिप्पणी ने दाहुयन को गुस्सा दिला दिया। उसने चेतावनी के रूप में उसके पैर पर लात मारी और उसे दूर रहने की धमकी दी। जेएन हंसा और उसे बेहतर देखने के लिए पीछे झुक गया। फिर उसने अपना फोन खोला और उसे वो इमोजी वाले मैसेज दिखाए जो उसने उसे भेजे थे। वो मुस्कुराया और स्वीकार किया कि ये पहली बार था जब उसे ऐसे इमोजी मिले थे। दाहुयन उसकी लापरवाही से चिढ़ गई और समझाया कि उसने वो मैसेज केवल बोरियत की वजह से भेजे थे। वो जाने लगी, लेकिन जेएन ने उसे रोककर उसके गुलदस्ते के बारे में पूछा। उसने उसे दूसरे पुरुष से फूल मिलते देख ईर्ष्या का नाटक किया। इसे दूर करने के लिए उसने उनके अनुबंध में बेवफाई नहीं वाली शर्त जोड़ दी। दाहुयन ने पलटवार करते हुए मांग की कि वो भी उनके अनुबंध की अवधि के दौरान अन्य महिलाओं से मिलना बंद करे। कुछ सोचने के बाद जेएन मान गया। उसने गौर किया कि दाहुयन उनके अचानक हुए किस को याद करके शर्मा रही है। जेएन मुस्कुराया, ये महसूस करते हुए कि उसने पहले कभी डेटिंग नहीं की थी। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने कहा कि रिश्तों में हाथ पकड़ना, किस करना और साथ सोना सामान्य बात है। फिर उसने उसका गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी डेट लोकेशन पर ले गया। हालांकि उसने अपना कार्यस्थल चुना, जिससे दाहुयन ने इनकार कर दिया और इसके बजाय उसे एक मॉडल बिल्डिंग कैफे में ले गई। वहां जेएन ने एक माँ और बच्चे को देखा, जिससे उसे अपनी माँ की एक दुखद याद आ गई। ड्रिंक्स खरीदने के बहाने जाकर उसने रोते हुए बच्चे को एक मॉडल किट देकर चौंका दिया। ये दयालु व्यवहार दाहुयन की नजरों से नहीं बचा। लौटने पर वो उसके लिए कॉफी लाया और साथ में मॉडल बनाते समय अपना हाथ उसके चारों ओर रखा। जब उसने अपना हिस्सा जल्दी पूरा कर लिया तो दाहुयन ने उसकी स्वाभाविक प्रतिभा की प्रशंसा की। कैफे से बाहर निकलते समय उन्हें फिर से बारिश मिली। जेएन ने अपना छाता खोला और उसे दाहुयन के साथ शेयर किया। वे एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे। अगली सुबह जल्दी दाहुयन की नींद अपनी सबसे अच्छी दोस्त के भागे आने से खुली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हमेशा सिंगल रहने वाली दोस्त ने एक राजकुमार को पा लिया है। दाहुयन हंसी और उसने डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। उसकी सहेली उसे प्रसिद्ध जेएन के साथ उसकी डेट के लिए गंगनाम ले गई। निर्धारित स्थान पर पहुंचकर डाहिन ने जिन को ढूंढा और आखिरकार उन्हें जिन मिल गया। उत्साहित होकर वो उनके पास गई। वो उनका इंतजार कर रहे थे और वे दोनों एक साथ एक कला प्रदर्शनी में गए। हालांकि ड्यून गलतफहमियों से बचने के लिए अलग अलग चलना चाहती थी, लेकिन जिन ने अचानक उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उन्हें अपने करीब खींचते हुए वे गैलरी में प्यार से साथ साथ घूमने लगे। जिन एक माँ और बच्चे की पेंटिंग के सामने रुके। उनकी नज़रें सोच में डूबी हुई थीं। डाहिन उनके इस कलात्मक पक्ष को देखकर हैरान थी। एक ऐसा व्यक्ति जो संगीत और कला की सराहना करता था, कितना गंभीर और अडिग। उन्होंने बताया कि ये गैलरी उनके एक परिचित की है जो उनकी चाची के पति हैं। वो व्यक्ति सामने आया और उन दोनों का अभिवादन किया। डाहिन को पता चला कि जिनकी चाची ने दोबारा शादी की थी, इसलिए उन्होंने उन्हें चाचा के बजाय एक परिचित कहा। अचानक डाहिन का एक पुराना परिचित वहां आया और खुशी से उनका अभिवादन किया। किसी दूसरे आदमी को अपनी महिला के पास आते देख जिन ने तुरंत अपना अधिकार जताया और डाहिन का हाथ पकड़कर खुद को उनका बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया। बाहर आकर डाहिन ने समझाया कि वो आदमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भाई था, जिसे वो 10 साल से ज्यादा समय से जानती थी। जिनके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि ये उनके अनुबंध का उल्लंघन है। अब से किसी दूसरे आदमी को ओपा कहकर नहीं बुलाना। उनकी सख्त नज़र ने डाहिन को उनकी इस अनुचित मांग को मानने के लिए डरा दिया। बाद में जिन डाहिन को गाड़ी से घर छोड़कर आए। वो लापरवाही से अंदर ऐसे चले गए जैसे वो घर उन्हीं का हो, और सुरक्षा की कमियों को जांचने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कोने का मुआयना किया। तुम अभी जा नहीं रहे?